जैसे कि आप सभी को पता है कि मीडिया हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पिलर जिसको बोलते हैं। और आने वाले समय में मीडिया की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और बहुत सारे हजारों लाखों लोग मीडिया पे डिपेंड करते हैं कि जो भी घटनाक्रम हो रहा है या जो भी प्रतिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आती है वो मीडिया के माध्यम से ही लोगों तक पहुंचती है। तो उस विषय में हम लोग कई बार देखते हैं कि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना होती है तो लोगों तक तुरंत पहुंचाने के चक्कर में कई बार वो एक्चुअली फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है। तो हमें ये पता है कि जैसे आर्टिकल 19 है, उसमें एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन सब दिया हुआ है और हमारा एक संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो उसमें हम लोग सारी अपनी अपनी एक्सरसाइज करते हैं कि भाई हमें बोलने का आज़ादी है। लेकिन उसके साथ में हमारी एक जिम्मेवारी भी होनी चाहिए, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इसमें ये लें। जैसे मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप लोग ही सारी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण काम भी है। आज के समय में लोग जागरूक रहें, अवेयर रहें, ट्रांसपेरेंसी रहे जो हम कहते हैं। तो उसको ध्यान रखते हुए मैंने कुछ गाइडलाइंस पढ़ी थी, जो मुझे लगता है कि आजकल जो नए यूट्यूबर्स आ रहे हैं, जैसे कई सारे आप लोग पुराने पत्रकार हैं और एथिकल कंडक्ट अपना रखते हैं कि भाई किस प्रकार से हमें खुद का भी एक तरीके से कैसे इंफॉर्मेशन प्रसारित करनी है, उसका ध्यान रखते हैं कई सारे जो पुराने जर्नलिस्ट हैं। मगर आज की डेट में क्योंकि कोई लाइसेंस की व्यवस्था नहीं है, तो इसमें जो लोग नए शौक होता है जिनको, तो वो अपने खुद के पर्सनल यूट्यूब चैनल्स बनाते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं और उसमें तुरंत जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है तुरंत पहुंच के तो कवरेज देने के लिए करते हैं वो, जो कि अच्छी बात भी है। मगर कई बार उन तक उस समय तक इन्फॉर्मेशन ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाती है, जिस कारण से गलत एक इन्फॉर्मेशन चले जाती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने समझा कि एक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1978 है, जिसमें नॉर्म्स ऑफ जर्नलिस्टिक कंडक्ट के बारे में कहा गया है कि भाई जर्नलिस्ट के क्या कंडक्ट होने चाहिए। तो उसमें ये कहा गया है कि सही, सटीक और निष्पक्ष खबर पहुंचाने की एक जिम्मेवारी हर किसी जर्नलिस्ट की होनी चाहिए। तो इस चीज़ का हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं, तो उस चीज़ का एक तो आप लोग भी फॉलो करें, ताकि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो सके। और इसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि जो एडिटर्स होते हैं, जो भी मेजर प्रिंट मीडिया हो गए, उसके मेजर एडिटर का काम यही होता है कि किसी इंफॉर्मेशन को अपलोड करने से पहले वो एक बार खुद उससे गुजर ले और उसको विश्वास हो कि हाँ भाई ये ठीक चीज़ें हैं। तो एडिटर एक महत्वपूर्ण पद पे बैठा रहता है, तो फैक्ट चेक जरूर करे। आज की डेट में कंपटीशन का ज़माना है, तो कई बार तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचानी होती है टाइम पे, उन पर चैलेंज भी होता है कि समय पे नहीं पहुंची तो फिर वो उस प्रकार से बिजनेस रन नहीं करता। तो हम वो सारी चीज़ समझते हैं, मगर एडिटर की जो जिम्मेवारी है तो उसमें फैक्ट चेक जरूर करें कि भाई सही प्रकार से जो भी संबंधित या तो घटनाक्रम है या उनसे जुड़े लोग हैं, तो उनका ठीक प्रकार से इंफॉर्मेशन वेरीफाई होने के बाद ही वो फिर ऑनलाइन उस पे जाए। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहूँगा, जो विषय कुछ समय से पहले से भी चल रहा है, जो ट्रायल बाय मीडिया कहते हैं। तो कोई भी विषय अगर सेंसेशनलाइज हो जाता है तो तुरंत वो ट्रैक्शन लेता है, तुरंत सारे मशीनरी की या मीडिया हाउसेस की फोकस उस पर रहता है। तो उसमें कई बार जो एजेंसीज होती हैं, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हो गई या गवर्नमेंट की मशीनरी हो गई, डिपार्टमेंट हो गए, तो उनको एक फ्रीडम नहीं मिलता कि ठीक प्रकार से उस विषय की इन्वेस्टिगेशन कर सके। उन पे समय की बंदिशें आ जाती हैं कि जैसे 2 दिन में 3 दिन में करें, नहीं तो फिर वो इतना ज़्यादा एस्केलेट हो जाता है विषय। तो कई बार जो गलत पक्ष है, सही पक्ष है, उनको ठीक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपनी बात ठीक प्रकार से रख सके। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग केयरफुल रहें, किसी भी चीज़ को सेंसेशनलाइज ना करें कि एजेंसीज पे प्रेशर बिल्ड हो जाए और वो सच्चाई या को ठीक प्रकार से उजागर ना हो सके। तो टाइम देना बहुत ज़रूरी है और कोशिश ये रहे कि क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म पे फोकस करें, कि ना कि क्वांटिटी पे कि भाई कितने व्यूज़ आ गए और क्या आ गया। तो मेरा मानना है कि उसको ट्रायल बाय मीडिया का फ्लेवर ना मिले और कोशिश रहे कि भाई अपॉर्चुनिटी एजेंसीज को मिले, ताकि वो अपने स्वतंत्र होकर काम कर सके। यानी मीडिया ट्रायल और एथिक्स
यानी हाँ, दोनों ही होने चाहिए आपके दोनों कहने का होने चाहिए, बिल्कुल। और फोर्थ मैं मानता हूँ कि बहुत सारे आजकल इंसिडेंट्स होते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, किसी का परिवार का लॉस हो जाता है, या कोई और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें कई बार हम आपत्तिजनक वीडियो आ जाते हैं कई बार मीडिया के पास में, या कुछ ऐसी मतलब बिना धड़ की फोटोज हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी ऐसी जो बहुत सारे लोग देखते हैं। तो ऐसी फोटोज और वीडियोस को प्रसारित करने से पहले कोशिश करें कि वो यूथ या पब्लिक तक ऐसे ना पहुंचे, क्योंकि उससे फिर उनकी मेंटेलिटी पे अफेक्ट पड़ता है, पैनिक भी होता है। पैनिक क्रिएट होता है। और ऐसी वीडियोस फोटोज को कोशिश करें कि जितना कम पब्लिक या मीडिया तक पहुंचे उतना बेहतर होगा। तो ये हमें कंस्ट्रेंट या हमें उस प्रकार से इस चीज़ को देखना चाहिए। और साथ में डिफेमेटरी चीज़ें ना भेजें जिसमें कोई व्यक्ति विशेष है उसकी हमने प्रॉपर वेरिफिकेशन ही नहीं करी और डिफेमेटरी कंटेंट हमने रिलीज कर दिया, बाद में उसको वापस लेते हैं, तो उससे उसका रेपुटेशन हार्म तो हो ही जाता है। उसमें तो लिटिगेशन भी बनता है जी, डिफेमेटरी ऐसा करेंगे तो हम पे ही लिटिगेशन बनेगा। तो उसको थोड़ा केयरफुल रह के, खासकर मैं आप छोटे जो नए उभरते पत्रकार हैं वो बस जल्दबाजी में कर जाते हैं। जो हम पुराने लोग हैं तो सेंसिबिलिटी तो रखते ही हैं, उनको सारी चीज़ नाप तोल के करते हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो 30-30 साल पुराने हैं और बड़ी सोच विचार करके एक अच्छा आर्टिकल निकालते हैं जिसमें बिल्कुल फैक्चुअली करेक्ट होता है वो। तो इसमें एक और नई गाइडलाइन आई थी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021, जिसमें पब्लिशर को भी सावधानी बरतने के लिए कहा गया है कि किस प्रकार से हमें केयरफुल रहना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन प्रसारित होने से पहले वो ठीक प्रकार से चेक हो जाए। तो उसके लिए गवर्नमेंट द्वारा भी रूल्स बनाए गए हैं। और मेरा मानना है कि किसी भी स्टोरी को कवरेज देने से पहले 360 डिग्री एंगल जरूर लिया जाए उसमें, कि उसमें भाई कितने स्टेक होल्डर्स हैं, कितने किरदार हैं, कितने कितने लोग जुड़े हैं उस घटनाक्रम से, तो सबके वर्जन्स हैं। तो उसमें सबके वर्जन्स आते हैं तो लोगों को एक इंडिपेंडेंट व्यू मिलता है कि भाई इसका ये कहना है, इसका ये कहना है, तो लोगों के ऊपर छोड़ देंगे। आप अब आप आकलन करें कि किस मुद्दे में क्या सच्चाई है। ये नहीं होना चाहिए एक एक व्यक्ति का घटनाक्रम से एक आर्टिकल बना दिया, फिर वो लगता है दूसरा तो पक्ष दोषी उसी में अपना बन जाता है। तो हमारा आपका फोकस ये होना चाहिए कि हम स्टोरीज दें लोगों को जो फैक्चुअली करेक्ट है, और लोगों के ऊपर छोड़ दें कि आप अब आकलन करें कि भाई क्या है इसके अंदर सच्चाई। हम कोर्ट का काम ना करें कि हम किसी को गिल्टी कर देते हैं अपने आर्टिकल और उसमें बना के, तो लोगों के थॉट में तो वो गिल्टी हो जाता है। तो ये आज की डेट में बहुत सारे लोगों के साथ में घटित होता है, और बाद में फिर वो कोर्ट उनको जब बरी कर देता है तो लोगों के फिर परसेप्शन मिक्स्ड होते हैं फिर। तो इस चीज़ का एक ध्यान रखा जाए। मैं इस विषय पे भी कई दिनों से सोच रहा था। और इसके साथ में आजकल मैं ये भी देखता हूँ कि बहुत सारे हमारे जो उभरते पत्रकार हैं तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, कि उनके इलाके में कोई भी मुद्दा होता है, कोई ऐसे विषय होते हैं, तो वो चाहते हैं कि उसकी सच्चाई उजागर हो। मगर उसमें ये चीज़ का ध्यान जरूर रखा जाए कि अगर आप सच्चाई उजागर करना चाहते हैं, और जो कि करनी भी चाहिए किसी मुद्दे की, तो उसमें फिर ठीक प्रकार से उजागर हो, वो उसमें कोई ऐसी कमी ना रह जाए कि बाद में वो और जब फर्दर इंक्वायरी हो तो फिर वो बदलाव आ जाए उसके अंदर। तो ये अच्छी बात भी है कि लोगों तक सच्चाई भी पहुंचनी चाहिए ताकि लोग भी अवेयर हों और एक पारदर्शिता भी हो। लेकिन इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म फिर अच्छी हो, मतलब उस प्रकार से कि भाई वो बारीकी में गए वर्जन्स लिखें लोगों के, उनसे अपने सीक्रेटली पूछताछ करिए और फिर एक स्टोरी उस पर बिल्ड करी जाए। तो ये बहुत ज़रूरी मैं समझता हूँ। और इसके बाद एक हमारे प्रिवेसी की बात होती है, जो गोपनीयता की बात होती है कि राइट टू प्रिवेसी हमारा एक मौलिक अधिकार भी है, कि जैसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि प्रिवेसी सबका अपना एक अधिकार है। निजीता। हाँ, निजता एक उनका अधिकार है। तो उसमें कई बार हम जब कवरेज करते हैं तो बिना परमिशन के उसकी फोटोज ले लेते हैं, उसके वीडियोस उतार लेते हैं, और कई बार उनसे परमिशन लेते ही नहीं। वो वीडियोस और फोटोज फिर सर्कुलेट होते होते सोशल मीडिया पे चले जाते हैं। तो हमें हम समझते हैं कि कवर करने के लिए तो वीडियोस फोटो लेने पड़ेंगी, मगर ऐसे वीडियोस फोटोज ना लिए जाएं जो आपत्तिजनक हों, कल को उससे उसकी प्राइवेसी इंट्रूजन हो, या उसको लगे कि कि मेरी परमिशन के बिना ही इन्होंने मतलब इस प्रकार से तस्वीरें उतार ली।
तो ये हम सब पे लागू होता है, आपकी भी प्राइवेसी है और किसी व्यक्ति जो घटना में संबंधित है उसकी प्राइवेसी है। तो उस चीज का हम सभी को ध्यान रखने की जरूरत है, जो इथिक्स में आता है, एथिकल कंडक्ट के अंदर ये चीजें कही गई हैं। और इसके बाद मैं अगला जो पॉइंट है वो ये कहना चाहूंगा कि जैसे पिछले जो सत्र में हमारी जो माननीय विधानसभा ने ये रेजोल्यूशन ही पास किया था कि जो क्रिमिनल्स हैं या गैंग्स हैं उनको ग्लोरीफाई नहीं करना, उनको बड़ा चढ़ा के नहीं लिखना, उनको बड़ा चढ़ा के दिखाना नहीं है। तो ये मतलब आपको भी पता है कि इस प्रकार से रेजोल्यूशन पास किया गया था, क्योंकि इसका पीछे यही उसका मकसद था कि जैसे हम लोग उसको गैंग का गैंगस्टर का लेबल देते हैं तो उससे उनका ही बिजनेस बड़ा बढ़ता है, उनसे मतलब उनकी छवि गिरती नहीं है। क्योंकि हम सभी की एक मिलीजुली जिम्मेवारी है कि हम सभी ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों की अस्तित्व खत्म करें, तभी इलाके में प्रगति हो सकती है। तो अगर हम किसी भी साधारण क्रिमिनल को भी गैंगस्टर का लेबल देते हैं तो उससे उसी का मनोबल बढ़ता है और फिर उसके और वो और दोगुनी रफ्तार से और दोगुनी मजबूती से फिर फरार करता है इलाके में। तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साधारण रूप से दिखाया जाए, ये हमारे वहाँ पे विधानसभा में भी यही रेजोल्यूशन और अनुरोध किया गया था मीडिया हाउसेस से कि उनको ऐसा फ्लेवर ना दें कि भाई किसी गैंगस्टर ने ये घटनाक्रम कर दिया या वैसा कर दिया। वो साधारण लोग हैं, 2 4 5 लोगों का समूह है, 5 10 लोगों का। उनको धीरे धीरे जब क्राइम करते हैं तो उनको उनके हिसाब से कार्रवाई भी उनके खिलाफ होती है जो भी करते हैं। तो उनको ऐसा लेबल हम लोग ना दें, जिससे यही एक तरीका है जिससे उनका मनोबल टूटेगा। और सबसे ज्यादा इन इस टाइप की आर्टिकल से हम लोग तो समझदार हैं, हम तो इसमें तोड़ सकते हैं इन्फॉर्मेशन कौन है क्या नहीं है, लेकिन जो नए लड़के हैं जो कि 15 16 14 15 साल के लोग हैं, तो वो मोटिवेट बहुत ज्यादा होते हैं। क्योंकि फिर जब इस टाइप के आर्टिकल्स बनते हैं तो कुछ कुछ फैन क्लब्स हैं या सोशल मीडिया पे कुछ ग्रुप्स हैं, तो वो उस प्रकार के गाने के साथ में वीडियो वगैरह बनाते हैं और उससे उनका और ज्यादा एक इमेज बिल्डिंग होती है। तो ये एक आपसे अनुरोध है कि इसमें उनको ग्लोरीफाई ना किया जाए, उनको बड़ा चढ़ा के ना दिखाया जाए। कोई पकड़ा जाता है तो वो एक सामान्य क्रिमिनल है, अपनी जो भी उसने गलतियां करी अपनी समाज के हिसाब से, जो भी गलतियां करी उसका कोर्ट उसके हिसाब से उसको सजा देगी। तो ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है। नहीं सर, एक यहाँ थोड़ा सा है कि आप लोग खुद बोलते हैं कि ही इज द हिस्ट्री सीटर, ही इज द हार्ड कोर क्रिमिनल, यानी कि आपकी तरफ से जब इनपुट आता है हमारे पास, जब आप जब स्टेटमेंट देते हैं, देन फिर तो हम उसको हिस्ट्री वो गैंगस्टर नहीं, हार्डकोर क्रिमिनल है, मतलब आदतन अपराधी है, उसकी वो आदि है। तो उसकी आदत जितनी बार वो आदत छोड़ेगा जब तक हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो गैंगस्टर का मतलब कि वो एक कोई बहुत बड़ा समूह है कोई है, तो वो ऐसा नहीं है। जो आपकी तरफ से इनपुट आएगा वो हिस्ट्री शीटर तो एक हमारी कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है कि भाई किसी कोई लगता है बार बार क्राइम करता है तो हिस्ट्री खोलते हैं ताकि उसको बार बार चेक करा जा सके कि भाई वो अपराध गतिविधियों में है कि नहीं है, और बंद भी कर देते हैं बाद में जब लगता है कि वो शांत हो गया। तो ये तो प्रक्रिया का हिस्सा क्रिमिनल है, एक हार्डकोर क्रिमिनल है, ये चीजें तो उसको वो गैंग कल्चर और एक हार्डकोर क्रिमिनल दोनों डिफरेंट चीजें हैं। चलो वो तो है, उसको हम मिक्स ना करें। हार्डकोर मतलब जो आदतन अपराधी है, वो आदतन है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी जब तक कानून और कोर्ट उसको पनिश करता रहेगा। मगर वो उसको गैंगस्टर का लेबल ना दे, वो गैंगस्टर नहीं है, वो गैंगस्टर तो एक अलग चीज होगी। गैंगस्टर अलग उससे लोगों में फिर एक गलत मैसेज आता है। और इसके साथ साथ मैं ये भी अनुरोध करूंगा कि जैसे कोई भी इलाके में क्राइम कमिट होता है तो कई बार हम इंफॉर्मेशन बना देते हैं, तो हमारा पुलिस का वर्जन भी लिया जाए एक बार। क्योंकि हमारे पास जो पब्लिक से ज़्यादा फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, हमारे पास ज़्यादा फैक्ट्स होते हैं किसी भी घटना से जुड़े हुए, तो उसमें अगर आप कोई हमसे वर्जन ले लेंगे तो आपको भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी और लोगों तक भी सही इन्फॉर्मेशन पहुंच पाएगी। और कई बार हमारे पास इन्फॉर्मेशन उस दिन नहीं होती तो हम अगले दिन देंगे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मैच्योर होने में टाइम लगता है। जैसे आज हमें ये एफआईआर होती है, ये पता है, अब उसकी तफ्तीश होती है तो फिर नई चीजें निकल के आती हैं, तो इन्फॉर्मेशन मैच्योर होने में टाइम लगता है। तो इसलिए हम लोग कई बार आपको जल्दबाजी में कोई ऐसी चीजें नहीं देते कि बाद में हमें बदलना पड़ेगी, ये चीज तो नहीं घटित हुई थी। तो हमारे निर्धारित पीआरओ हैं, हमने आप समन्वय आपसे स्थापित भी रहता है और हम चाहेंगे भी आप उनसे कोऑर्डिनेशन करके इस प्रकार से जो भी आपको पुलिस वर्जन चाहिए किसी भी घटनाक्रम का तो आपको उपलब्ध भी कराएंगे। सर रैली का क्या रहेगा, कितना बंदोबस्त किया है, कितनी यानी कि फोर्स डिप्लॉय की है आपने यहाँ, चाक चौबंद है? सर ये जो चीजें मीडिया के लिए आपने जो अभी बताई हैं, क्या ये कागसर वाला जो मैटर हुआ उसके बाद भी ये निकल के आई सर सामने?
नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं एक जनरली हम लोग कोई भी हम लोग देखते हैं तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं कि बहुत सारी मीडिया कवरेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर प्रॉपरली वो वेरीफाइड नहीं है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिर पब्लिक तक गलत फैक्ट्स जाते हैं और बाद में फिर हमको ठीक करने पड़ते हैं। तो बस यही एक सेंसिटाइजेशन के पर्पज से आपको लोगों को बुलाया था ताकि एक फोरम हम बना सकें। और जो भी गाइडलाइंस हैं एक कानून ने आप पे भी लागू करी हैं, जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है जो कि कंडक्ट आप एथिक्स गाइडलाइन है और हम पे भी होती है, सब पे लागू है वो चीज़ें। ट्रेस पासिंग तो एथिक्स तो हमें एक मोरालिटी हमें इंश्योर करनी चाहिए कि हम ठीक प्रकार से अपनी जिम्मेवारियां निर्वहन करें। फिर यहाँ एक बड़ा सवाल ये भी आता है कि मीडिया माना किसको जाता है सर? मान लो आप जिन चीजों के लिए आप ब्लेम कर रहे हैं सभी को, प्रिंट के लिए या जो रजिस्टर जो हैं जितने टीवी चैनल से जुड़े हैं, तो वो तो इसमें नहीं आते नहीं, क्योंकि जो मौके पे कोई भी एक यूट्यूब का कोई भी एक जो पहुंचा वहां पे उसने उसको किस तरह किया, उसमें फिर सारी लपेटे में आ गए। नहीं, इसमें पहली बात तो मैं आपको क्लैरिफाई करूं, हमको ब्लेम नहीं कर रहे, आप ब्लेम वर्ड का आप गलत यूज कर रहे हैं। हम एक फोरम हम बना रहे हैं, आज आपसे इंटरेक्शन कर रहे हैं कि ये चीज देखने में आ रही है। और मैंने ये भी बोला है कि आप में से काफी सीनियर जर्नलिस्ट भी बैठे हैं, तो जो नए यूट्यूबर्स आते हैं, क्योंकि यूट्यूबर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं किसी पुराने जर्नलिस्ट से सीखते हैं, जाके बात करते हैं इसे, तो उन लोगों को आप ये वापस अपने उनकी जिम्मेवारियां याद दिलाएं। क्योंकि कई बार हम सभी कुछ ना कुछ मतलब टाइम के साथ में भूल जाते हैं, फिर हम पुरानी किताबें पढ़ते हैं जो ट्रेनिंग के टाइम पे सिखाई जाती हैं, तो कि भाई ये चीज़ें करनी है, ये आइडल चीज़ें हैं, ये ऐसे करनी चाहिए। तो वही चीज़ आपको एक रिमाइंड कराने के लिए ही आज एक हमने ये डायलॉग आज कराया। तो सर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे हरियाणा में हो रही है बेसिकली यहाँ से? नहीं, हमारा बस केवल हाथी से रिलेटेड है, कोई बाहर से हमारा नहीं है। हम तो बस आप लोग जो यहाँ के लोकलाइज्ड जर्नलिस्ट हैं उनसे ही एक अच्छा एक इंटरेक्शन बिल्ड करने के लिए, और एक जो मैंने चीज़ें पढ़ी कि गाइडलाइंस क्या क्या हैं उसको बस एक रिमाइंड कराने के लिए ही एक पर्पस है। नहीं सर, रैली का भी तो बता दें। एक थी सर, जैसा कि आपने कहा कि जो जर्नलिस्ट बैठे हैं ये मेन स्ट्रीमिंग के लिए था या यूट्यूबर के लिए? आप मेन स्ट्रीमिंग भी आपने बुलाया, यही मुकेश जी ने मेरे साथी ने पूछा, सेम ही बात थी। तो मेन स्ट्रीम से जो जुड़ा है, जो प्रॉपरली है, रिपोर्टर है या फिर अखबार के माध्यम से कर रहा है, आपने उनको भी बीच में सबको लेके, वो तो गाइडलाइन हम पढ़ चुके हैं स्टडी के दौरान भी, ये चीजें। देखिए, इसमें मेरा मेजर फोकस तो आज की डेट में जो डिजिटल मीडिया के ऊपर है, क्योंकि डिजिटल मीडिया फास्टेस्ट सोर्स ऑफ न्यूज होता है। प्रिंट मीडिया तो अगले दिन आता है, वो तो फिर आज की न्यूज है तो कल छपेगी। तो उसमें आप लोगों के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि वो ऐसे लोगों तक जो नए नए उभर रहे हैं, नए नए यूट्यूबर आ रहे हैं, तो उन तक ये बात पहुंचे और वो थोड़ा केयरफुल रहे, क्योंकि आप लोग तो सारी चीज़ आपको जानकारी है ही, मतलब तो बस एक रिमाइंड कराने का उद्देश्य था एक तो कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्योंकि लोग के थॉट और उनके परसेप्शन इससे प्रभावित होती हैं। और दूसरी चीज़, आपके माध्यम से ही जो नए उभरते हुए यूट्यूबर हैं, तो आपका भी एक कोई वर्जन जाएगा, तो मेरा मानना है कि लोगों तक जो नए नए लोग इस टाइप की डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं तो उन तक भी पहुंचेगा ये।